Hello students, welcome to our current affair class. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 20th of June 2024. तो 12 जून 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज हम देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी न्यूज बन रही है। सेकंड, हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स डिस्कस करेंगे राज्य समाचार में। बैंकिंग और वित्तीय समाचार कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रक्षा समाचार हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट समाचार देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट खेल समाचार देखेंगे, स्पोर्ट्स न्यूज देखेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, इंपॉर्टेंट दिनों से जो खबरें आ रही हैं। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड कुछ समाचार देखेंगे। रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऑब्चरी न्यूज और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे द सारांश और द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। तो सबसे पहले आ रही है हमारी इंटरनेशनल न्यूज। तो अभी ब्रिक्स की सबमिट हुई है। ब्रिक्स आप सबको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अभी कुछ कंट्रीज ने भी इसे ज्वाइन किया है। तो कहां पर कंडक्ट की जा रही है ब्रिक्स की मीटिंग? तो ब्रिक्स की मीटिंग कंडक्ट की जा रही है रशिया में। तो भारत ने रूस में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। तो विदेश मंत्रियों की अभी बैठक हुई है जिसमें भारत के विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो 10 जून को 2024 में भारत ने रूस द्वारा निजी नोवाक रोड में आयोजित ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता रूस के विदेशी मंत्री लावरोव ने की है। भारत प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव डव्वू राम ने किया। क्लियर, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल में भारत का पहला विदेश नीति कार्य है। यह 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली विदेशी मंत्रियों की बैठक है। ब्रिक्स के विस्तार से मतलब है 2023 में और कंट्रीज ब्रिक्स में ऐड होने का उनके लिए प्रपोजल आया था और अभी कुछ कंट्रीज ऐड हुई हैं। तो उसी को लेकर या उसी के विस्तार यानी ब्रिक्स में और कंट्रीज के ऐड होने के बाद पहली विदेशी मंत्रियों की बैठक है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। तो पहला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संवाद 10 जून 2024 को मनाया गया है। तो सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जून 2024 को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य सभ्यताओं की विविधता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संवाद, आपसी सम्मान, सहिष्णुता और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना है। इस दिन को स्थापित करने का प्रस्ताव 7 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र द्वारा अपनाया गया था। दिन चीन की वैश्विक सभ्यता पहल के साथ मेल खाता है जो सभ्यताओं की विविधता और मानवता के सामान्य मूल्यों के प्रति सम्मान की वकालत करता है। संकल्पना सदस्य राज्यों और हितधारकों को शैक्षणिक और जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों के माध्यम से इस दिन को मनाने के लिए आमंत्रित करती है। तो पहला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संवाद दिवस जो कब सेलिब्रेट किया गया है? 10 जून को। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। तो भारत ने मिस्र, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया का ब्रिक्स में शामिल होने का स्वागत किया है। तो ब्रिक्स देखो, पहले ब्रिक्स में ऑलरेडी 5 कंट्रीज थी। इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था 4 कंट्रीज के साथ, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद आगे चल के साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया और उसके बाद अभी कुछ कंट्रीज हैं, 5 स्पेशली कंट्रीज हैं, इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया और इथोपिया। ये अभी ब्रिक्स के न्यू मेंबर बने हैं। तो इन देशों के प्रतिनिधियों ने पहली बार रूस द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण ब्रिक्स बैठक में भाग लिया।
वरिष्ठ राजनीतिज्ञ डम्मू रवि ने रूस के निजी नोवगोरोड में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इन देशों का समावेशन ब्रिक्स समूह का एक महत्वपूर्ण विस्तार माना जा रहा है। क्लियर? तो कौन कौन ऐड हुए हैं? मिस्र, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अनाउंस 3 करोड़ एडिशनल होम अंडर पीएमए स्कीम। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया और 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों को जोड़ने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक एक बेहतर जीवन स्तर जी सके। सरकार की घोषणा भारत भर में जीवन स्तर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित करती है। क्लियर? नेक्स्ट पीएम किसान जो सम्मान निधि योजना है, जिसे पीएम किसान निधि योजना के नाम से जाना जाता है, अभी सरकार ने उसकी 17वीं इंस्टॉलमेंट जारी की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करने पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम 93 मिलियन से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक वितरित करके लाभान्वित करेगा। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को जारी की गई थी। यह पहल पूरे भारत में किसानों की वित्तीय भलाई का समर्थन जारी रखती है। नेक्स्ट है चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में अमरावती की पुष्टि की है। तो आंध्र प्रदेश की अब राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद नहीं रहेगी, अमरावती रहेगी। तो टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी। यह घोषणा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शपथ ग्रहण से एक दिन पहले आई है। नायडू का निर्णय अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करना है। यह घोषणा मंगलवार को उनके चौथे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले की गई। तो जो सीएम है आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने ही डिक्लेयर किया है कि अब सिर्फ एक कैपिटल रहेगी आंध्र प्रदेश की, और वो कौन सी रहेगी? अमरावती। नेक्स्ट अभी हमने स्टेट न्यूज देखी है, नेक्स्ट इज बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज है। तो आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए श्री एपी होता के तहत समिति का गठन किया है। तो मिस्टर एपी होता के लीडरशिप में डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, और इस कमेटी का गठन किसने किया है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया है। तो प्लेटफॉर्म को भुगतान धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए उन्नत तकनीकों से सुसज्जित किया जाएगा। समिति अपनी सिफारिशें 2 महीने के अंदर प्रस्तुत करेंगी। सदस्यों में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधि और उद्योग विशेषज्ञ जैसे विपिन सुरेलिया, आरिफ खान, जितेंद्र गुप्ता और प्रणय झावेरी शामिल हैं। समिति धोखाधड़ी लेनदेन की पहचान के लिए तौर तरीकों को परिभाषित करेगी, ग्राहक डेटा गोपनीयता के लिए दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगी और वित्तीय स्थिरता के लिए उपाय भी सुझाएगी। तो कमेटी याद रखने किसकी लीडरशिप में बनाई गई है? एपी होता की। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज से न्यूज है। वेलियन सुबैया को अभी बेसिकली अवार्ड दिया गया है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। तो ये TII के वाइस चेयरमैन हैं, जिनको अभी अर्नेस्ट यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है। उसे 47 देशों के 51 विजेताओं सहित लगभग 5,000 प्रतिभागियों में से चुना गया है। यह चौथी बार है जब किसी भारतीय उद्यमी ने यह वैश्विक खिताब जीता है। तो वेलियन सुबैया का पहला अवार्ड है, लेकिन भारत से ये 4th पर्सनैलिटी है। उससे पहले नारायण मूर्ति को 2003 में यह अवार्ड मिल चुका है, उदय कोटक को 2014 में यह अवार्ड मिल चुका है, और किरण मजूमदार शाह को प्रीवियस ईयर यानी 2023 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर EY ईयर से सम्मानित किया गया था। क्लियर? तो यहाँ पे चारों पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली पर्सनैलिटीज है नारायण मूर्ति, सेकंड उदय कोटक और थर्ड किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। बैंक ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिए हैं 6% स्टेक इन CCIL IFC। तो बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में 6.125% हिस्सेदारी हासिल की है। यह रणनीति निवेश 6.125 करोड़ रुपए का है, जो गिफ्ट सिटी IFSC की वृद्धि को दर्शाता है। क्लियर? घोषणा बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय संचालन के कार्यकारी निर्देशक सुब्रत कुमार द्वारा की गई।
2023 में गिफ्ट सिटी में आईबीओ की स्थापना का उद्देश्य अपने पहले वर्ष में $1 बिलियन का व्यापारिक मात्रा हासिल करना था। उसके साथ साथ आईबीओ ने मार्च 2024 तक $1 बिलियन के लक्ष्य को भी पार कर लिया है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिए 6% स्टेक किसके, CCIL IFSC के। नेक्स्ट इसके स्कीम भी न्यूज भी हमारी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है। कॉम्बैट ऑनलाइन पेमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रॉड्स और स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म जारी किया है जिसका नाम क्या है, कॉम्बैट ऑनलाइन पेमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भुगतान धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिम को संबोधित करने के लिए उपाय शुरू किए हैं। घरेलू भुगतान धोखाधड़ी मार्च 2024 में समाप्त 6 महीने की अवधि में 70.6.4 बढ़कर लगभग 2604 करोड़ रुपए हो गई है। आरबीआई उन्नत तकनीकों का उपयोग करके धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंसी प्लेटफॉर्म स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। बेसिकली पूर्व एमडी और सीईओ एनपीसीआई की अध्यक्षता में एक समिति इस डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना की जांच करेगी। इनका नाम क्या है, एपी होता। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो मध्य प्रदेश में जो गेल इंडिया है वो भारत का सबसे बड़ा इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट लगाने वाली है जिसका बजट कितना है, 60,000 करोड़। तो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 चीजें यहां से बन सकती हैं कि मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट किसने लगाया, गेल ने, और इसका बजट कितना है, 60,000 करोड़ रुपए है। तो गेल मध्य प्रदेश के सीहोर में 1500 KTA इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है। परियोजना में अनुमानित पूंजीगत व्यय 60,000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल अवसंरचना को बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार के एथेनिल डेरिवेटिव का उत्पादन करना है। इस पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो गेल मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश करेगी सबसे बड़ा इथेनॉल क्रैकर प्रोजेक्ट जिसका बजट होगा 60,000 करोड़। एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन के साथ एसएमई ऋण को क्रांतिकारी बना दिया है। तो उद्यम का उद्देश्य 45 मिनट के भीतर ऋण स्वीकृत करना है। एसबीआई ने पारंपरिक क्रेडिट अंडरराइटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया को समाप्त करते हुए उधार प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य जो हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उसके उद्यमी हैं, उनको बेसिकली मान्यता देना या उनको और सक्षम बनाना है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो फोरकास्ट की है वो है 6.6%। तो 6.6% विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी बेसिकली फोरकास्ट की है। तो विश्व बैंक ने अपने नवीनतम द्विवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावनाओं में फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.6% पर बनाए रखा है। भारत के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्थिति की पुष्टि करता है। वित्त वर्ष 23-24 में उच्च वृद्धि दर के बाद प्रक्षेपण एक मध्यम गति के विस्तार को दर्शाता है। भारत अगले 3 वित्तीय वर्षों में औसतन 6.7% की वृद्धि बनाए रखने की भी उम्मीद रखता है, भारत को उम्मीद है। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव बनी भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट किसको बनाया गया है, अनामिका बी राजीव को। लेफ्टिनेंट जमयांग लद्दाख से पहले कमिश्नर नौसेना अधिकारी एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में स्नातक हुए थे। अनामिका और जमयांग उन 21 अधिकारियों में शामिल थे जिन्हें 7 जून 2024 को तमिलनाडु के अरोक्कम में आईएनएस राजाली में पासिंग आउट परेड में गोल्डन विंग से सम्मानित किया गया। अनामिका को सी किंग्स, ALH ध्रुव, चेतक और MS-60R सीहोक जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। 2018 में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो यहाँ से अवनी चतुर्वेदी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। पहली भारतीय महिला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी, और पहली भारतीय नौसेना की महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, अनामिका राजीव।
नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। अगली जो न्यूज है वो डिफेंस से है। तो जापान भारत समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 2024 योकोसुका में शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जाइमेक्स क्या है। तो जाइमेक्स इंडिया और जापान का मैरीटाइम फ्रेंडली एक्सरसाइज है। 2024 की बात करें तो ये इसका 8वां संस्करण है, जो कहां पर शुरू हो रहा है या कहां पर कंडक्ट हो रहा है? जापान में शुरू होगा। यह अभ्यास जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना का आईएनएस शिवालिक और जापान का जीएस युगगिरी इस अभ्यास में भाग लेंगे। तो भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक और जापान की तरफ से जीएस युगगिरी इस अभ्यास में भाग लेंगे। जाइमेक्स 2024 का उद्देश्य भारत और जापान के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। तो जो मैरीटाइम कॉपरेशन है इंडिया और जापान के बीच में, पैसिफिक ओशियन और उसके आसपास वाले रीजन में, तो उस और इंडियन ओशियन के आसपास वाले रीजन में, तो उसको बढ़ावा देने के लिए यह अभ्यास बेसिकली जाइमेक्स इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो संस्करण याद रखना है, कौन सा संस्करण है इस बार? इसका 8वां संस्करण है, 8th एडिशन है ये। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो अ न्यूज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 10 इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की तरफ से टेक्नोलॉजी पाइनियर 2024 के लिए चुना गया है। वो है पिक्सल, सर्वम एआई, निर्मल हेल्थ एनालिटिक। तो भारतीय स्टार्टअप वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की टेक्नोलॉजी पाइनियर 2024 के लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो इस सूची में 23 देशों के 100 प्रमुख तकनीकी स्टार्टअप शामिल हैं, जिनमें से 33% महिला सीईओ द्वारा संचालित हैं। इनमें से अधिकांश भारतीय स्टार्टअप कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित हैं। सूची में 9 अंतरिक्ष कंपनियां, 4 न्यूरो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप और 4 स्वच्छ प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की टेक्नोलॉजिकल पाइनियर सूची उन कंपनियों को उजागर करती है जो विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और परिवर्तन को आगे बढ़ा रही हैं। क्लियर? नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज से। यह स्पेसएक्स स्टारशिप कंप्लीट फर्स्ट फुल फ्लाइट विद सक्सेसफुल सॉफ्ट स्प्लैश डाउन। तो स्पेसएक्स का स्टारलिप शफल सॉफ्ट स्पेस डाउन के साथ पहली पूर्ण उड़ान पूरी कर चुका है। तो स्पेसएक्स का स्टारशिप, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है, उसने 6 जून 2024 को अपनी पहली पूर्ण परीक्षण उड़ान पूरी की। बूस्टर ने मेक्सिको की खाड़ी में एक नरम जल अवतरण किया और अंतरिक्ष यान हिंद महासागर में उतरा। यह स्टारशिप की चौथी एकीकृत परीक्षण उड़ान है। विमान लगभग 211 किलोमीटर की ऊंचाई पर 16,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से पहुंचा है। स्टारशिप का उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए तेजी से पुनः प्रयोजित परिवहन प्रणाली बनाना है। नेक्स्ट है विद्युत रक्षक। तो भारतीय नौसेना ने एकीकृत जनरेटर निगरानी नियंत्रण प्रणाली लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? विद्युत रक्षक। तो ये आईओटी इनेबल इंटीग्रेटेड जनरल मॉनिटरिंग प्रोटेक्टिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है और जिसको बनाया है आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने। तो इसको डेवलप किया है मेजर राजप्रसाद आरएस द्वारा सेना डिजाइन ब्यूरो में यह विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य जनशक्ति को बचाना और दोष की भविष्यवाणी और रोकथाम को बढ़ाना है। लॉन्च इवेंट में विद्युत रक्षक की पहली उत्पाद इकाइयों का अनावरण शामिल था। भारतीय सेना 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष के रूप में मना रही है, जो परिवर्तनकारी बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो विद्युत रक्षक याद रखना है आपको, किसने डेवलप बेसिकली लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने। और डेवलप किसने किया? सेना डिजाइन यानी आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो उत्तर प्रदेश 2025 में मोटो जीपी भारत का आयोजन कहां पर करेगा? नोएडा में करेगा। तो उत्तर प्रदेश को इसकी मेजबानी करने के लिए बेसिकली पहल मिली है 2025 से 29 तक। यह कार्यक्रम स्पेन की डॉन स्पोर्ट्स और भारतीय साझेदारी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। प्रारंभ में 2024 के लिए निर्धारित यह कार्यक्रम मौसम की परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया गया था और अब मार्च 2025 के लिए निर्धारित है। यह भारत में मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण विकास भी है। तो उत्तर प्रदेश 2025 संस्करण की मोटो जीपी भारत का आयोजन नोएडा में कर रहा है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। फर्स्ट इंडियन टू विन यूएफसी। तो पूजा तोमर यूएफसी में जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो भारतीय स्ट्रावेट हैं पूजा तोमर, जिन्होंने
यूएफसी में मुकाबलेबाजी करके जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई हैं। उसने 8 जून को यूएफसी लुइसविल में ब्राजील की रायने अमांडा को विभाजित निर्णय के माध्यम से हराया। यह जीत भारतीय मिश्रित मार्शल आर्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। तो यूएफसी में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पूजा तोमर। तो इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना है। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। तो 2025 के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भारत को मेजबानी दी है कि वो हॉकी मैन जूनियर वर्ल्ड कप होस्ट करे। तो 2025 के लिए हॉकी मैन जूनियर वर्ल्ड कप कौन होस्ट करने वाला है? भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो टूर्नामेंट में 24 टीमें शामिल होंगी और यह दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय राष्ट्रीय संघों के लिए अवसरों का विस्तार करने के प्रति एफआईएच की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हॉकी खेल में विविधता को बढ़ावा देना है। क्लियर? तो 2025 में एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए कौन मेजबानी करेगा? भारत मेजबानी करेगा। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष अमोल काले का भारत पाक मैच के दौरान निधन हो गया है। तो मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे अमोल काले, जिनका भी न्यूयॉर्क में हार्ट अटैक की वजह से या कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई है। केल नाउस काउंट्री अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से भारत बनाम पाकिस्तान मैच लाइव देख रहे थे। वह 9 जून को एमसीए सचिव अजिंक्य नाइक और एपेक्स काउंसिलर सदस्य सूरज समत के साथ थे। काले के अचानक निधन ने क्रिकेट समुदाय को स्तब्ध कर दिया है। क्लियर? तो याद रखना है कौन थे ये? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो इंपॉर्टेंट डे से न्यूज है, 9 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल आर्काइव डे, अंतरराष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को अभिलेखों और अभिलेखागारों के महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस तिथि को 1948 में अंतरराष्ट्रीय अभिलेख परिषद विच इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव की स्थापना स्मृति में मनाया जाता है। 2024 का पालन आईसीए की 76वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। अभिलेखागार मानव गतिविधियों के दस्तावेजी उप उत्पाद होते हैं जिन्हें उनके दीर्घकालीन मूल्य के लिए संरक्षित किया जाता है, जो पिछले घटनाओं में प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आईसीए ने आईडीए को 1 सप्ताह लंबे कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह में विस्तारित किया, जो 3 से 9 जून 2024 तक साइबर आर्काइव थीम के तहत मनाया जाएगा। क्लियर? तो अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून 2024। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 2024 जो कब मनाया जाता है? 6 जून को। तो लेवल क्रॉसिंग जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 6 जून को लेवल क्रॉसिंग पर जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2024 का अभियान कमजोर लोगों की सुरक्षा पर जोर देता है। नारे के साथ ट्रेन से सावधान रहे, जीवन एक पल में बदल सकता है। आईएलसीएडी अभियान का अनुसरण दुनिया के रेलवे समुदाय द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है और इसमें लगभग 50 देश शामिल हैं। आईएलसीएडी के 16वें संस्करण से पहले 5 जून 2024 को तीसरे अंतरराष्ट्रीय अतिक्रमण जागरूकता दिवस का भी आयोजन किया गया। आईएलसीएडी और टीआरईएसपीएडी सम्मेलन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित किए गए, जो लेवल क्रॉसिंग सुरक्षा, अतिक्रमण और आत्महत्या रोकथाम पर केंद्रित थे। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून 2024। नेक्स्ट इज बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2024। तो 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चाइल्ड लेबर है उसको रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय और बाल श्रम के बीच संबंध पर भी जोर देता है। और 2024 की अगर हम थीम की बात करें तो आओ अपने वादों पर अमल करें, बाल श्रम समाप्त करें। 2024 के लिए थीम यही रहेगी, आओ अपने वादों पर अमल करें और बाल श्रम समाप्त करें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 500 साल पुरानी चोरी की गई कांस्य मूर्ति को भारत लौटाने पर सहमत हुआ है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एशमोलियम संग्रहालय ने 16वीं सदी की कांस्य मूर्ति संग तिरुमलाई अलवर को भारत लौटाने का निर्णय दिया है। प्रतिमा को तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराया गया माना जाता था और 1967 में संग्रहालय द्वारा अधिकृत की गई थी।
भारत सरकार के औपचारिक अनुरोध के बाद यह निर्णय लिया गया। एक स्वतंत्र शोधकर्ता ने मूर्ति की उत्पत्ति के बारे में संग्रहालय को सूचित किया, जिससे वापसी की प्रक्रिया क्या हुई है, शुरू हुई है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो 18वीं लोकसभा हम सबको पता है अभी चुनाव हुए हैं, जिसमें एनडीए गवर्नमेंट ने जीत हासिल की है। तो नरेंद्र मोदी टेक ओथ एज अ पीएम ऑफ थर्ड टाइम अलोंग विद 71 मिनिस्टर्स। तो 71 मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी ने क्या ली है, शपथ ली है। तो 9 जून 2024 को भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ ली है, जो 2024 से 2029 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और 31 मंत्रियों की पद की शपथ दिलाई। नए मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। भाजपा नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2024 के लोकसभा आम चुनाव में 293 सीटें जीती, जबकि विपक्ष ने 543 में से 243 सीटें हासिल की। यह मोदी की पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना है, जिससे वे जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रेम सिंह तमांग, जिन बेसिकली सिक्किम के लीडर हैं। ये एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। तो प्रेम सिंह तमांग को किसने शपथ दिलाई है? सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने। तो एसकेएम ने 2024 की सिक्किम विधानसभा में 32 में से 31 सीट जीतकर विजय प्राप्त की। तमांग ने रेनॉक विधानसभा सीट से चुनाव जीता। एसडीएफ के सोमनाथ पोंडाल को 7,396 से अधिक वोटों से हराया। यह तीसरी बार है जब सिक्किम ने भूस्खलन जैसी जीत देखी है। इससे पहले 1989 और 2009 में भी ऐसे ही परिणाम सामने आए। क्लियर? तो प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार सिक्किम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अपॉइंटमेंट से ही न्यूज है। नीरव कुमार प्रसाद को आंध्र प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वे 1987 आईएएस बैच के ऑफिसर रहे हैं, आंध्र प्रदेश कैडर से आते हैं, जो के.एस. जवाहर रेड्डी को रिप्लेस करेंगे, जिनका भी रिटायरमेंट हुआ है। तो नीरव कुमार से पहले आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन थे? जवाहर रेड्डी। अपने आगामी सेवानिवृत्ति के बावजूद मुख्यमंत्री निर्वाचन एन चंद्रबाबू नायडू ने उनकी कार्यकुशलता और ईमानदारी के लिए उन्हें चुना। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2022 से पर्यावरण, वन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विशेष मुख्य सचिव के रूप में भी सेवा की है। क्लियर? तो नीरव कुमार प्रसाद आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। चौथी टर्म के लिए अपॉइंट किया गया चंद्रबाबू नायडू को। तो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। शपथ समारोह विजयवाड़ा में गवरम हवाई अड्डे के पास हुआ। क्लियर? उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें इस समारोह में शामिल रहे। नायडू ने 3 साल पहले ही मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में प्रवेश करने की कसम खाई थी। तो चंद्रबाबू नायडू कहां के बने हैं? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को न्यू आर्मी चीफ बनाया गया है। तो 30 जून को न्यू आर्मी चीफ का पदभार संभालेंगे उपेंद्र द्विवेदी। द्विवेदी का करियर भारतीय सेना में 29 वर्षों से अधिक का है। उनकी नियुक्ति भारतीय सेना में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन को दर्शाती है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट नेम है उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी आर्मी चीफ अपॉइंट हुए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से। तो अभिजीत किशोर एंड राहुल वत्स को अपॉइंट किया गया है लीडरशिप ऑफ COAI सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर 2024 एंड 2025 टर्म। तो राहुल वत्स और अभिजीत किशोर को COAI का नया नेतृत्व नियुक्त किया गया है। अभिजीत किशोर वोडाफोन आइडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, जिनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं राहुल वत्स भारतीय एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। नियुक्तियां जून 2024 से प्रभावी होंगी। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की है 2024 की, जिसमें बताया कि स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक निवेश $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह राशि जीवाश्म ईंधन में जाने वाले निवेश को से दुगनी है।
कुल ऊर्जा निवेश 2024 में पहली बार 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगी। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। निवेश नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, परमाणु ऊर्जा, ग्रिड भंडारण और कम उत्सर्जन वाले ईंधन पर ध्यान केंद्रित होगा। सौर फोटोवोल्टिक से बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन की भी उम्मीद है। क्लियर? एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ द न्यूज इज ऑब्चरी न्यूज। तो ट्रेजिक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें मलवाई वाइस प्रेसिडेंट और उनके साथ कुछ लोगों की अभी डेथ हुई है। तो मलावी के उपराष्ट्रपति हैं सालोम चिलिमी और उनके साथ अन्य 9 लोग थे जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल थी, जिनका एक विमान दुर्घटना में डेथ हो गई है। दुर्घटना चिकागावा पर्वत श्रृंखला में हुई। राष्ट्रपति लाजरस चक्रेवा ने इस दुखद घटना की पुष्टि की है। चिलीमा को अगले साल मलावी के आम चुनावों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा था, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट थे। क्लियर? तो मलावी के उपराष्ट्रपति का भी निधन हो गया। तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज जो हमने डिस्कस की। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द समरी। तो एक बार समरी के थ्रू देखते हैं हमने आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ी। सबसे पहले हमारा कैटेगरी थी अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जिसमें हमने देखा कि भारत ने रूस में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक में पार्टिसिपेट किया है। तो रशिया में अभी क्या हो रही है? ब्रिक्स समिट हो रही है। उसके साथ साथ हमने देखा है कि यूएन इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन जो कब सेलिब्रेट किया गया? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस सभ्यताओं के लिए 10 जून 2024 को। उसके साथ साथ भारत ने मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथियोपिया का ब्रिक्स में शामिल होने पर स्वागत किया। ब्रिक्स में टोटल कितनी कंट्रीज हो गई हैं? 10। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथियोपिया। उसके बाद हमने कुछ नेशनल न्यूज देखी जिसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा की है सरकार ने, और पीएम मोदी ने किसान की 17वीं किस्त को भी मंजूरी दी है। राज्य समाचार में हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती डिक्लेयर कर दी है। बैंकिंग में हमने आरबीआई फॉर्म कमेटी देखी थी जो एपी होटा की लीडरशिप में बनाई गई है। ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड देखा जो वेलियन सुबैया को दिया गया है। उसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया का एक्वायर देखा था, उसने 6% स्टेक एक्वायर कर लिया सीसीआईएल में। और आरबीआई ने कॉम्बैट ऑनलाइन पेमेंट रिलीज किया है, बेसिकली एक मीडियम इनोग्रेट किया है जिससे फ्रॉड और स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल ऑपरेशन कंडक्ट किए जा सके और फ्रॉड को रोका जा सके। उसके साथ साथ हमने देखा था कि गेल मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इंडिया का सबसे बड़ा एथेन क्रैकर प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। उसके साथ साथ हमने देखा था एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन जो एसबीआई ने स्टार्ट किया है। और वर्ल्ड बैंक के हमने भारत की जीडीपी के लिए ग्रोथ बेसिकली टारगेट फोरकास्टिंग पूर्वानुमान देखा था जो वर्ल्ड बैंक ने 6.6% रखा है 2025 के लिए। डिफेंस न्यूज में हमने देखा पहली व्यूमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजीव। उसके साथ साथ जाइमेक्स एक्सरसाइज देखी जो जापान में कंडक्ट होगी और किस किस के बीच में होती है? जापान और इंडिया के बीच में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी हमने इंपॉर्टेंट न्यूज देखी थी जिसमें हमने देखा था कि 10 न्यू स्टार्टअप्स हैं इंडिया के जिन्हें WEF टेक्नोलॉजिकल पाइनियर लिस्ट में शामिल किया गया है। स्पेसएक्स ने फर्स्ट फुल फ्लाइट सक्सेसफुल सॉफ्ट स्प्लैश डाउन कर ली है। और विद्युत रक्षक हमने बेसिकली एक वो देखा था, प्लेटफॉर्म देखा था जो उसको भारतीय सेना ने जनरेटर निगरानी और नियंत्रण प्रणाली के लिए लॉन्च किया है। उसके बाद हमने स्पोर्ट्स न्यूज देखी थी जिसमें हमने देखा था यूपी में स्पेशली नोएडा में 2025 संस्करण का मोटो जीपी भारत आयोजित करेगा और पूजा तोमर यूएफसी में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उसके साथ साथ हमने देखा था 2025 के लिए हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप भारत होस्ट करेगा और अभी अमोल काले का भारत पाकिस्तान मैच के दौरान निधन हो गया। महत्वपूर्ण दिनों की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून को बनाया गया। बाल श्रम दिवस हमने देखा था, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। और उसके साथ साथ हमने एक और न्यूज देखी है इसी में कि ऑक्सफोर्ड जो भारत से कांस्य की मूर्ति चोरी हुई थी उसको जो 500 साल पुरानी है उसको वापस लौटाएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हमने देखा था नियुक्ति और इस्तीफे से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जिसमें हमने देखा था कि 18वीं लोकसभा में तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ली अलॉन्ग विद 71 मिनिस्टर्स। प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम का दूसरा मुख्यमंत्री चुना गया और नीरव कुमार प्रसाद को आंध्र प्रदेश का मुख्य सचिव चुना गया है। और उसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उसके साथ साथ हमने देखा था उपेंद्र द्विवेदी को नए सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और अभिजीत किशोर और राहुल वत्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में COAI में न्यू लीडरशिप पोस्ट दी गई है।
रैंक एंड रिपोर्ट में हमने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 देखी थी और ऑब्चरी में हमने देखा था मलावी, जो बेसिकली मलावी है उसके राष्ट्रपति और उनके साथ कुछ लोग वाइस प्रेसिडेंट और उनके साथ कुछ लोगों की अभी मृत्यु हुई। क्लियर? तो ये थे 12 जून 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।